हेलो एवरीवन। तो ये हमारी नेक्स्ट वीडियो है, चैप्टर 21 है इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन, ठीक है, इन इंडिया। ये एसेंशियल सोशलॉजी बुक का है हमारा, जो है कि इनका नितिन सागवान सर का है, ठीक है। तो और सीमा मैम का। तो ये हम लोग इसमें जो है पार्ट 2 अभी कंप्लीट करने वाले हैं। पार्ट 1 ऑलरेडी मैंने बना के अपलोड कर लिया, वो देख लो, ठीक है। ये है हमारा पार्ट 2, ठीक है। पार्ट 2 में पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले हम लोगों ने ग्रोथ ऑफ अर्बन सेटलमेंट कर लिया है, और ये डिफरेंस भी देख, यहाँ पे हम लोग ने जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है ना, उसका सोशोलॉजिकल बेनिफिट क्या हुआ है वो देख लिया है, और मॉडर्न इंडस्ट्री कैसे इंडिया में आया वो देख लिया है, और इंट्रो तो देख ही लिया है, ठीक है। इतना देख लिया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट हेडिंग है वर्किंग क्लास। वर्किंग क्लास पे हम लोग फोकस करेंगे इन इंडिया। इसका स्ट्रक्चर, ग्रोथ, मोबिलाइजेशन सब पे फोकस करेंगे। वर्किंग क्लास क्या होता है, ठीक है, ये हम लोग पहले जानते हैं। अगर आप इंट्रो में लिखोगे एग्जाम हॉल में वर्किंग क्लास के ऊपर क्वेश्चन आएगा, तो आप इंट्रो में लिख देना एम होमस्ट्रॉम का कहना है अ ग्रुप। वर्किंग क्लास क्या है? अ ग्रुप विच, जो शेयर करता है सिमिलर इकोनॉमिक सिचुएशन एंड डिस्गाइजेज इटसेल्फ फ्रॉम अदर। लाइक कैसा कैसा, मतलब वैसा ग्रुप जो सिमिलर इकोनॉमिक सिचुएशन जो है ना, और ये डिस्टिंग्विश करता है खुद को अदर से, ठीक है। सिमिलर इकोनॉमिक सिचुएशन होता है और अदर से जो है डिस्टिंग्विश करता है, ठीक है, फ्रॉम अदर। लाइक जैसे कि प्रॉपर्टी में ओनर, मैनेजर, एम्प्लॉयर। तो ये लोग क्या हो गया? वर्किंग क्लास के लोग हो गए। इट थस रेफर किया जाता है क्या कि ये लोग इंडस्ट्रियल वर्कर है, और समटाइम्स अदर वेज अर्नर्स एंड पीटी सेल्फ एम्प्लॉयड भी होते हैं, ठीक है। ऐसा किसका कहना था? एम होमस्ट्रॉम का। ये आप लिख दो किस में भाई? तो एग्जाम में अगर वर्किंग क्लास के ऊपर क्वेश्चन आएगा तो इंट्रो में लिख दो, ठीक है। वर्कर मोबिलाइजेशन क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्कर फॉर देयर वेलफेयर एंड, तो अर्बनाइजेशन होगा यहाँ पे, अर्बनाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ वर्कर मोबिलाइजेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि वो लोग अर्बनाइजेशन कर रहे हैं, वर्कर लोग। क्यों भाई? तो अपने वेलफेयर और अपलिफ्टमेंट के लिए, ठीक है। ट्रेड यूनियन एंड वर्कर मोबिलाइजेशन का ना दो प्रॉब्लम है, ठीक है। वन हो गया इंटरनल प्रॉब्लम हो जाता है। ट्रेड यूनियन आपको पता ही होगा क्या होता है, ट्रेड यूनियन क्यों बना है, ठीक है। तो उन लोगों ना दो प्रॉब्लम होता है, एक इंटरनल प्रॉब्लम होता है और सेकंड एक्सटर्नल प्रॉब्लम होता है। इंटरनल प्रॉब्लम क्या होता है उन लोग का, कि इंडस्ट्री के अंदर में उनका वेजेस क्या रहेगा, उनको पेंशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उनको प्रोविडेंट फंड मिलेगा तो भाई कितना मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया वर्कर्स लोग का इंटरनल प्रॉब्लम, जो जिस पे फोकस करते हैं ट्रेड यूनियंस वगैरह, ठीक है। और एक्सटर्नल प्रॉब्लम अब क्या होता है उन लोगों का, वर्कर्स लोग का, वर्किंग क्लास का, कि सोशल सिक्योरिटी मिलेगा कि नहीं, स्कूलिंग्स जो है मिलेगा उनके बच्चों को कि नहीं, इंटरटेनमेंट भी ज़रूरी है, हेल्थ भी रहना सही है, पोस्ट रिटायरमेंट फैसिलिटी मिलेगा कि नहीं। तो ये हो गया एक्सटर्नल प्रॉब्लम किनका भाई? तो वर्किंग क्लास का होता है, ठीक है, ऐसा बुक में लिखा है। फिर ग्रोथ ऑफ वर्किंग क्लास कैसे हुआ है, ये फेजेस में जो बुक में दिया हुआ है वो देखते हैं। पहले फॉर्मेटिव फेज़ है, ठीक है, जहाँ पे क्या होता है, फोर्स इंट्रूजन होता है ब्रिटिश कैपिटल, मतलब ब्रिटिश लोग इंडिया में आए, उनका कैपिटल आया, ठीक है। लेकिन मॉडर्न कैपिटल इकोनॉमी अभी नहीं आया है, ठीक है, इन इंडिया, ठीक है। AR देसाई क्या कहते हैं इसी पे? अकॉर्डिंग टू हिम इनका कहना है द मिलियंस ऑफ ruined artisans and craftsmen, spinner, weaver, potter, smelter and smith जो है from the town and village like had no alternative बट टू क्राउड इनटू, मतलब इनका बस बेसिकली ये कहना है। AR देसाई का याद रखना, वर्किंग क्लास पे क्या गए हैं कि जो नंबर ऑफ स्पिनर हैं, वेबर हैं, पॉटर हैं, स्मेल्टर हैं, ये लोग हैं, उन लोगों के पास कोई दूसरा अल्टरनेटिव नहीं था जब ब्रिटिश लोग आए थे, ठीक है। और उन लोगों को कहाँ जाना पड़ा था? एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व होना पड़ा था, जिसकी वजह से क्या हुआ, बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ गया था लैंड के ऊपर, ठीक है। अब जो है आगे क्या कहा जाता है कि रेलवे के इंट्रोडक्शन से क्या हुआ है, जो है ग्रोथ हुआ है कुछ इंडस्ट्रीज़ का, ठीक है। बुचानन क्या कहते हैं कि द फैक्ट्री वर्किंग ग्रुप स्लोली कम फ्रॉम हंगरी हाफ ऑफ द एग्रीकल्चर पॉपुलेशन। जो फैक्ट्री के जो कुछ वर्किंग ग्रुप है ना, वो लोग ना कहाँ से आ रहे हैं? तो एग्रीकल्चर पॉपुलेशन के वो लोग हैं, ठीक है, जो लोग हंगरी हैं, ठीक है, फ्रॉम दी हंगरी हाफ ऑफ एग्रीकल्चर पॉपुलेशन वो लोग हैं, ठीक है। जिसका किसका कहना है? बुचानन का कहना है। और फिर देखा जाए तो द फैक्ट्री कमीशन ऑफ 1890 रिपोर्ट किया है मोस्ट ऑफ द वर्कर इंजर्ड हो जाते हैं, ठीक है, मोस्ट ऑफ द वर्कर अक्सर इंजर्ड रहते हैं। कॉटन, बोन एंड पेपर मिल देखा जाए, शुगर वर्क, गन, यहाँ पे ये सब ना गलत लिखा हुआ है। आप देखो तो कॉटन हो गया, पेपर मिल, शुगर का जो इंडस्ट्री होता है, ठीक है,
ये लिखा हुआ गलत है, मैं हिंदी में बता रही हूँ आपको। कॉटन, पेपर मिल, शुगर के जो हैं, ठीक है, वहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं ना, वो लोग यूजुअली देखा जाए तो लोअर कास्ट के होते हैं, ठीक है। अब ये बुक में लिखा हुआ है, अब मैं जनरलाइज नहीं कर रही हूँ कि लोअर कास्ट जो है तेली होता है, मुंशी होता है, ऐसा बुक में लिखा हुआ है कि कॉटन, मोन, पेपर मिल, शुगर इंडस्ट्री में जो है मोस्टली जो है लोअर कास्ट के लोग होते हैं, एग्जाम लाइक द, ऐसा बुक में लिखा है। आप देखोगे, अब बुक है आपके पास तो खोल के देखो, ठीक है। और माइंस जो है मोस्टली ट्राइब्स का होता है, ठीक है। माइंस जो है ना मोस्टली, माइंस में जो ना मोस्टली ट्राइब्स होते हैं, ट्राइब्स का नहीं होता है, माइंस में ना मोस्टली ट्राइब्स होते हैं। सेल्फ मोबिलाइजेशन उन लोग का देखने को मिलता है, और प्लांटेशन वर्कर्स तो एक्सप्लॉइट होते ही हैं। तो भाई बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन देखने को मिला है। किसमें भाई? तो फॉर्मेटिव फेज़ में, ठीक है। यहाँ पे जो है स्टार्टिंग में कॉटन, पेपर मिल, शुगर का इंडस्ट्री पहले पहले लगा था, ठीक है। उसमें ज़्यादातर मोस्टली लोअर कास्ट के लोग, लोअर ट्राइब्स वगैरह तो माइंस में ज़्यादा देखने को मिले थे, ठीक है। प्लांटेशन वर्कर को एक्सप्लॉइट किया ही गया था। AR देसाई क्या कहें याद कर लो, बुचानन क्या कहें याद कर लो। हो गया हमारा फर्स्ट फेज़। अब आते हैं हम लोग सेकंड फेज़ में। इसमें क्या होता है? वर्किंग क्लास इमर्ज करता है सेकंड फेज़ में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि कंसंट्रेशन एंड माइग्रेशन जो होता है फैक्ट्री के अराउंड, है ना। यहाँ पे इस वक्त कोई ट्रेड यूनियन नहीं है, लेकिन बट 1890 में क्या होता है, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट स्ट्राइक्स होने लगता है। वर्कर्स लोग ना स्ट्राइक्स, धरना पे चल जाते हैं, ठीक है। पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905 हुआ था। इससे क्या हुआ था, वर्कर जो है ना नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल में भी चले गए थे वर्कर लोग, देखने को आपको मिलेगा। ऑन द ईव ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट एक्सेलरेटेड, लोअर रियल वेज उन लोग का रहता था, हायर प्राइस ऑफ गुड्स रहता था, जिस वजह से क्या हुआ, लिविंग कंडीशन ऑफ वर्किंग क्लास काफ़ी पुअर हो गया, ठीक है। अब शशि बनर्जी स्टार्टेड एक्टिविटीज़ इन बंगाल। NM लोखंडे बॉम्बे में जो है स्टार्ट किए, फॉर्म किए बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन, ठीक है। ये किसको हेल्प किया है? वर्किंग क्लास लोगों को हेल्प किया है, ठीक है। ब्रह्मो समाज फॉर्म हुआ, ठीक है। ये क्या करा था? वर्किंग मेंस मिशन एंड वर्किंग मेंस इंस्टीट्यूशन इन बंगाल, ठीक है। उसके बाद क्या है कि यहाँ पे तिलक ऑफ बॉम्बे मिल हैंड डिफेंस एसोसिएशन, तिलक फॉर बॉम्बे मिल हैंड डिफेंस एसोसिएशन इन 1908 ये बना, ठीक है। फर्स्ट ट्रू ट्रेड यूनियन किसके द्वारा बना? BP वाडिया के द्वारा बना मद्रास में। तो अभी यहाँ पे सेकंड फेज में आप देखोगे कि वर्किंग क्लास इमर्ज हुए हैं थोड़ा थोड़ा, साथ ही साथ जो है ट्रेड यूनियंस और उन लोग का जो एसोसिएशंस है वो भी थोड़ा थोड़ा इमर्ज हुआ है। एग्जाम्पल आप यहाँ पे डाल सकते हो, बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन, ब्रह्मो समाज हो गया, यहाँ पे तिलक का बॉम्बे मिल हैंड डिफेंस एसोसिएशन 1908, ठीक है। BP वाडिया जो है ट्रेड यूनियन जो है स्टार्ट किए थे। ये सब हो गया एग्जाम्पल आपका। और साथ ही साथ आप स्टार्टिंग में लिख दो कि जो है उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा जो है ये था उन लोग का पुअर लिविंग स्टैंडर्ड्स था, लोअर वेज था, हायर प्राइसेस ऑफ गुड्स था, ठीक है। हो गया कंप्लीट। उसके बाद नेक्स्ट हमारा थर्ड फेज़ आता है। थर्ड फेज़ उसमें क्या है? कंसोलिडेशन ऑफ वर्किंग क्लास एंड बिगिनिंग ऑफ ट्रेड यूनियन मूवमेंट, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ILO फॉर्म हो गया, अभी आप देखोगे थर्ड फेज़ में, ठीक है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस फॉर्म हुआ 1920 में। गांधी जो है फॉर्म किए हैं टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन अहमदाबाद में बाई द एंड ऑफ 1920, ठीक है। यहाँ पे आपको ट्रेड यूनियन 125 से भी ज़्यादा देखने को मिलेगा इंडिया में। इंडिया ट्रेड यूनियन एक्ट पास हुआ, ठीक है। लेकिन प्लाइट ऑफ प्राइस बियॉन्ड ऑल इमेजिनेशन, वेजेस लो था फिर भी, और ग्रेट अनरेस्ट था वर्किंग क्लास के लिए फिर भी। मतलब थर्ड फेज़ में तो काफ़ी ज़्यादा ट्रेड यूनियन बढ़ा है, बस इतना याद रखो, लेकिन फिर भी अनरेस्ट था वर्किंग क्लास के लिए। हो गया ख़त्म। पोस्ट वर्ल्ड वार 2 फेज़ में क्या हुआ है? डिफीट हुआ था फासिज्म का, ठीक है। जैसे कि पोस्ट वर्ल्ड वार टू के बाद तो देखने को क्या मिला, तो इससे क्या हुआ कि वर्किंग क्लास काफ़ी ज़्यादा इमर्ज हुआ, फासिज्म जैसे ख़त्म हुआ, हाईली ऑर्गेनाइज हो गया, क्लास कॉन्शियस हो गया, अनकॉम्प्रोमाइजिंग फोर्स हो गया अगेंस्ट कोलोनिज्म के खिलाफ ये लोग बहुत आवाज़ उठा रहे थे, ठीक है। मेन कंसर्न ऑफ गवर्नमेंट था उस टाइम पे क्या कि हम लोगों को ग्रोथ करना है, इंडस्ट्रियल पीस रखना है, प्रॉपर मैनेजमेंट रखना है, बिटवीन कॉन्फ्लिक्ट, मतलब कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए वर्कर और मैनेजमेंट के बीच में। तो ये सब जो है मोस्टली फोकस करे थे गवर्नमेंट, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है। और इस गोल को अचीव करने के लिए बहुत सारा लॉ पास किया गया, जैसे कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। नहीं देखो, ये जो हम लोग चाह रहे थे ना कि इंडस्ट्रियल पीस हो, ये
ये सब जो है ना 1947 में जो ये एक्ट पास हुआ है, ये हम लोग चाह रहे थे। उस टाइम ब्रिटिश लोग नहीं चाह रहे थे, इंडिपेंडेंस की बात हो रही है। तो ना हम लोग चाह रहे थे कि इंडस्ट्रियल पीस हो, क्योंकि हमारे हाथ में अब आया था। तो उसके लिए हम लोग क्या किए, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 लाए, ठीक है, ताकि लेबर रिलेशन सही हो। लेबर रिलेशन बिल आया, ट्रेड यूनियन बिल आया, ठीक है, भारतीय मजदूर संघ आया, सॉन्ग यहाँ पे लिखा है, संघ आया, ठीक है यहाँ पे। फिर भारतीय कामगार सेना आया, ठीक है, वेजेस जो है अब अच्छे से पे किया जा रहा था। डिग्रेडेशन ऑफ स्टैंड ऑफ लिविंग ऑफ वर्कर जो है देखने को मिला है, लेकिन फिर भी परमानेंट एम्प्लॉयमेंट जो है लेकिन हट गया था। कैजुअल लेबर काफ़ी इंक्रीज़ कर गए। वुमेन वर्कर, हालांकि जो अच्छी बात है, वुमेन भी जो है जॉब में एम्प्लॉयड हो रही थी, तो वुमेन वर्कर भी बढ़ी हैं, ठीक है, लेकिन लो पेड जॉब में वो लोग बढ़ी थी, ठीक है। वर्किंग वुमेन्स फोरम बना चेन्नई में, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन बना गुजरात में। स्ट्राइक्स जो है टेक्सटाइल में हुआ, इंडस्ट्री में हुआ, रेलवे में हुआ, और डेवलपमेंट हुआ इन दी हिस्ट्री। तो बेसिकली फोर्थ फेज में क्या हुआ है कि देखो 3 पॉइंट याद रखना, वुमेन से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा जो है ना इंक्रीज़ हुआ है, एसोसिएशन भी बना है, साथ ही साथ वुमेन जो है इंडस्ट्री में काम भी किए हैं, एक तरीके से अच्छा चीज़ देखने को है। लेकिन फिर भी क्या हुआ है कि हम लोग जो है ना इंडिपेंडेंस के बाद की बात अब यहाँ पे आ रही है, ठीक है, पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 में। थोड़ा सा जो इंडिपेंडेंस से पहले की बात है, फिर बाद की बात है। तो क्या है यहाँ पे कि हम लोग को लिखना पड़ेगा कि जो ना हम लोग ना बहुत सारे लेगिस्लेशन को पास किए ताकि जो है हमारा इंडस्ट्रियल पीस हो, है ना, और औरतों के बेनिफिट के लिए भी जो है हम लोग बहुत सारा कुछ लाएं, ठीक है, एसोसिएशंस वगैरह स्टार्ट हुआ, ठीक है, लेकिन फिर भी जो है वर्कर्स का कंडीशन उतना अच्छा नहीं था, ठीक है। ये लिख दोगे, हो गया कंप्लीट हमारा। तो 4 फेज़ में वर्किंग क्लास जो है मूवमेंट, ग्रोथ ऑफ वर्किंग क्लास आपको देखने को मिलेगा, आप ये लिख देना। फिर आगे देखते हैं लिबरलाइजेशन क्या होता है। लिबरलाइजेशन से क्या हुआ, वर्कर मोबिलाइजेशन सीन एज थ्रेट टू इन्वेस्टमेंट एंड इंडस्ट्रियल क्लाइमेट। लिबरलाइजेशन की वजह से क्या हुआ ना कि वर्कर का मोबिलाइजेशन ना थ्रेट की तरह देखने लगा, ठीक है, टू इन्वेस्टमेंट एंड इंडस्ट्रियल क्लाइमेट। रुडोल्फ आर्ग्यू करते हैं कि ऑर्गेनाइज वर्किंग क्लास फॉर्म करता है वेरी स्मॉल सेक्शन, मतलब एक ऑर्गेनाइज वर्किंग क्लास ना बहुत छोटे मात्रा में है, ठीक है, वर्किंग क्लास पॉपुलेशन ऑफ इंडिया में। देयरफॉर यहाँ पे कोई क्लास पॉलिटिक्स है ही नहीं हमारे कंट्री में, इंडिया में, ठीक है। क्यों, क्योंकि वर्किंग ऑर्गेनाइज वर्किंग क्लास तो बहुत कम है, मोस्टली तो अनऑर्गेनाइज वर्किंग क्लास है। तो जो जो लोग अनऑर्गेनाइज में, तो उनका पहले ही लिविंग स्टैंडर्ड्स ख़राब है ना, तो वो लोग क्या अब जो है क्लास के बेसिस पे लड़ेंगे कि मैं तुमसे अमीर हूँ, मैं तुमसे गरीब हूँ। सभी का हालत ख़राब है ना, सभी का हालत ख़राब है, तो कोई नहीं क्लास के बेसिस पे लड़ेंगे, है ना यहाँ पे। तो वो हो गया, रुडोल्फ ने ये कहा है, ठीक है। उसके बाद द सेकंड नेशनल कमीशन ऑन लेबर 2002 में अंडर अर्जुन सेन गुप्ता जो है ये फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन लाया गया है अबाउट इंडस्ट्रियल रिलेशन सिनारियो इन इंडिया। तो ये लोग बताएं कि इंडिया में इंडस्ट्रियल रिलेशन सिनारियो कैसा है, किसने बताया है, द सेकंड नेशनल कमीशन ऑन लेबर 2002 अंडर अर्जुन सेन गुप्ता, ठीक है। तो इसमें बताया गया है कि ट्रेड यूनियन नॉट यूजली कॉल्ड फॉर स्ट्राइक, फियर ऑफ क्लोजर ऑफ द यूनिट ड्यू टू स्ट्राइक, ठीक है। ट्रेड यूनियन जो है ना यूजली जो है ना अब स्ट्राइक के लिए जो है ना कॉल नहीं करता है, ट्रेड यूनियन नॉट यूजली कॉल्ड फॉर स्ट्राइक, ठीक है, इसलिए क्योंकि उन लोग को लगता है कि यूनिट नहीं होगा, उन लोग को लगता है कि जो है ना अगर हम लोग ज़्यादा स्ट्राइक करेंगे तो यहाँ पे हम लोग का जो है ना ये क्लोज़र हो जाएगा, बंद हो जाएगा ट्रेड यूनियन, ठीक है, यूनियन ही बंद हो जाएगा। तो ज़्यादा स्ट्राइक आज के टाइम में नहीं हो रहा है। सर्विस सेक्टर वर्कर जो है फील करते हैं कि वो लोग आउटसाइडर ही हैं बिल्कुल, ठीक है, जो सर्विस सेक्टर के वर्कर्स लोग हैं, ठीक है। बाकी जो वैसे वर्कर हैं, प्रोडक्शन सेक्टर के वर्कर्स लोग हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के वर्कर लोग हैं, उन लोग से अलग समझते हैं खुद को सर्विस सेक्टर के वर्कर्स लोग। ऐसे किसने कहा, सेकंड नेशनल कमीशन ऑन लेबर 2002 के अंडर अर्जुन सेन गुप्ता, ठीक है। और फिर देखा जाए तो ट्रेंड टू रिजॉल्व मेजर डिस्प्यूट थ्रू नेगोशिएशन एट बाइपर्टाइट लेवल देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि नेचर ऑफ डिस्प्यूट और डिमांड जो है आज के टाइम में चेंज हो रहा है। इंस्टीड वो लोग नहीं डिमांड करके हायर वेजेस डिमांड नहीं कर रहे हैं, अलायंस नहीं, और फैसिलिटीज़ इंस्टीड हाई और फैसिलिटीज़ ट्रेड यूनियन डिमांड जॉब सिक्योरिटी, मतलब फैसिलिटी, हायर वेजेस, ये सब नहीं वो लोग मांग रहे हैं। वो लोग बोल रहे हैं कि भाई हमारा बस जॉब सिक्योरिटी रखो, क्योंकि मोस्टली आपको पता ही है कि लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ज़्यादा हैं, ठीक है, वर्कर्स लोग, ठीक है।
तो ये जो 4 पॉइंट है किसने कहा है, नेशनल कमीशन, द सेकेंड नेशनल कमीशन ऑन लेबर 2002 में। याद रखना, एग्जाम में अगर आएगा वर्किंग क्लास के ऊपर, इसको कोट कर दोगे तो बहुत अच्छे से नंबर मिलेगा, ठीक है। अब फंडामेंटल राइट DPSP जो है, ये लोग इसमें बताया गया है कि वर्कर पार्टिसिपेशन होना चाहिए मैनेजमेंट का, आपको देखने को मिलेगा। आर्टिकल आपको याद है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख दो कौन से DPSP में लिखा हुआ है, ठीक है। स्टेट इंक्लूडिंग फैक्टर्स एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, फैक्ट्री एक्ट होगा यहाँ पे, फैक्ट्री एक्ट होगा, ठीक है। फैक्ट्री एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, मिनिमम वेज एक्ट, जो है ना, स्टेट जो है वर्कर्स लोग को एक अच्छा बेनिफिट दे रही है, ठीक है, एक सिक्योरिटी दे रही है, ठीक है। फीमेल के लिए क्या लाई है सरकार, तो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट लाई है, इक्वल रेन्यूमरेशन एक्ट लाई है ताकि उनको बेनिफिट हो, ठीक है। वेलफेयर रिलेटेड क्या ला रही है गवर्नमेंट, तो इंश्योरेंस, हाउसिंग, सोशल सिक्योरिटी लाई है ताकि जो है सोशल सिक्योरिटी जो है वर्किंग क्लास का बना रहे, है ना। उसके बाद क्या है कि चिल्ड्रेन प्रोहिबिटेड वर्किंग इन फैक्ट्रीज लाया गया, स्कीम्स फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड माइक्रो फाइनेंस लाया गया, ठीक है। नेशनल कमीशन फॉर इंटरप्राइज इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है लाया गया है। तो ये क्या करता है, ये जो ऐसे बना हुआ है नेशनल कमीशन फॉर इंटरप्राइज इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर, क्या कर रहा है, ये वॉच डॉग की तरह काम कर रहा है और ये एडवाइस देता है, ठीक है। किस लिए कि तो वर्किंग क्लास के वेलफेयर के लिए देता है, ठीक है, वेलफेयर के लिए। तो इतना कुछ अगर पूछेगा कि आखिर वर्किंग क्लास के वेलफेयर के लिए स्टेट क्या कर रही है, तो आपको ये सब पॉइंट लिखना पड़ेगा, स्टेट ने इतना कुछ किया है और आगे भी कर रही है, ठीक है। तो हमारा वर्किंग क्लास कंप्लीट होता है। अब आता है हमारा इनफॉर्मल सेक्टर। इनफॉर्मल सेक्टर क्या होता है, तो फॉर्मल को उल्टा आप जानते ही इनफॉर्मल सेक्टर होता है, ठीक है। तो इनफॉर्मल सेक्टर वो होता है, आप इंट्रो में भी लिख सकते हो, तो यहाँ लिखा है, जहाँ पे फॉर्मल रेगुलेशंस नहीं होता है, ठीक है, स्टेट्स एंड रूल्स नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है, और कोई फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं होता है बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई, ठीक है। आज काम कर रहे हो, ठीक है, मन नहीं आपको हटाने का, अभी अभी हटा देगा, ऐसा होता है। और फॉर्मल सेक्टर में क्या होता है कि आपके पास एक सिक्योरिटी होता है सोशल, कि आपका जॉब लगा है तो ऐसे ही बिना वजह नहीं हटा देगा, ठीक है। तो ये जो इनफॉर्मल सेक्टर होता है ना, वो सारा का सारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है। इनफॉर्मल सेक्टर के पास जो हैज़ नॉट बीन यूज इन ऑफिस स्टैटिक्स और इन नेशनल अकाउंट स्टैटिक्स, ओनली ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर इन नेशनल अकाउंट। तो आगे देखा जाए, यहाँ पे कुछ नहीं है, आगे देखा जाए इन 1972 23% ऑफ वर्कफोर्स जो है ना कैजुअल लेबर हैं। क्या आप डेटा लिख सकते हो इनफॉर्मल सेक्टर के लिए, कैजुअल लेबर है मतलब क्या हुआ, वो लोग इनफॉर्मल सेक्टर में इन्वॉल्व हैं, है ना। इन 2000 32% कैजुअल लेबरर्स आपको देखने को मिलते हैं, ये भी डेटा लिख सकते हो। एज ऑफ 2016 93% ऑफ वर्क फोर्स जो है वेदर इन एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस, वो लोग इनफॉर्मली एम्प्लॉयड हैं, तो ये भी आप डेटा में लिख सकते हो। 93% बहुत ही ह्यूज है, ठीक है। अब देखो, तो इनफॉर्मल सेक्टर में जो है प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, तो लो वेजेस है वहाँ पे, ठीक है, एक्सप्लॉइटेशन है वहाँ पे, और फ्यू सोशल सिक्योरिटी है ना। फिर क्या है, पुअर आपको देखने को मिलेगा, क्या, पुअर सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, ठीक है, कभी भी हटा सकता है मतलब कि आपको, ठीक है। नो मैटरनिटी बेनिफिट आपको मिलेगा, वर्किंग कंडीशन काफ़ी पुअर रहता है वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्या है, पुअर एक्सेस टू हेल्थ एंड इंश्योरेंस देखने को मिलेगा। हाँ, प्रोडक्टिविटी में देखा जाए तो इनफॉर्मल सेक्टर कांट बिकम बिग कंपनीज, तो इनएबिलिटी टू रेज टैक्स रेवेन्यू, मतलब इनफॉर्मल सेक्टर में इतना लोग इन्वॉल्व हैं इंडिया में, मेजोरिटी में लोग इनफॉर्मल सेक्टर में इन्वॉल्व है, लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर ना कोई बड़ा कंपनी नहीं बन सकता है, इस वजह से वो ना टैक्स रेवेन्यू गवर्नमेंट को ना काफ़ी कम दे रहा है, तो उससे उतना फ़ायदा भी नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद लैक ऑफ कंट्रोल एंड सर्विलियंस देखने को मिल रहा है ना। रिमेन एंड मॉनिटर्ड बाय, मतलब अच्छे से गवर्नमेंट नहीं उस पर नज़र रख पा रही है। लो क्वालिटी प्रोडक्ट वो लोग बनाते हैं। 75% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन वैल्यूएशन पर एम्प्लॉय इज़ वेरी लो, ठीक है, तो लो क्वालिटी प्रोडक्ट है, ठीक है। उसके बाद फिर आगे देखा जाए, ये सब प्रॉब्लम्स तो हो गया किसका भाई, इनफॉर्मल सेक्टर का। आगे देखते हैं 10th पॉइंट में जो है ना, यहाँ पे ये जो लिखा है 75% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन वैल्यूएशन पर एम्प्लॉय इज़ वेरी लो, मतलब एम्प्लॉय का जो वैल्यू है ना इंडिया में 75% काफ़ी लो है, ठीक है, ये कहा जा रहा है। प्रॉब्लम लीड टू वायलेंस, क्या हो रहा है वर्क इनफॉर्मल सेक्टर में, क्यों वायलेंस हो रहा है। एग्जाम्पल देखा जाए
इतना ज़्यादा जो प्रॉब्लम है ना, इस वजह से वॉयलेंस हो रहा है, ठीक है। वॉयलेंस का ना एक एग्जांपल देख रहे हैं, तो क्लैश हुआ था वर्कर और मैनेजमेंट के बीच। कहाँ पे? तो मारुति सुजुकी प्लांट में इन मनेसर इन 2012 तो क्लैश हुआ था, ठीक है। कहाँ पे? वर्कर और मैनेजमेंट के बीच में। कहाँ पे? मारुति सुजुकी प्लांट मनेसर 2012 में, ठीक है। चिल्ड्रन असिस्टिंग देयर पेरेंट जो है ना, ये अनदर फॉर्म ऑफ इनविजिबल इनफॉर्मल लेबर है, ठीक है। अक्सर देखो तो चिल्ड्रन असिस्ट कर रही हैं। अब देखो गांव देहात में जाओगे तो वहाँ पे मोस्टली एग्रीकल्चर में देखोगे तो बच्चे लोग जो है ना इन्वॉल्व में एग्रीकल्चर में। तो क्या है, एक तरीके से इनविजिबल इनफॉर्मल लेबर है। ये भी आप पॉइंट लिखोगे तो अच्छा लगेगा एग्जामिनर को, ठीक है। अब यहाँ पे जो इन्फॉर्मल सेक्टर का सिग्निफिकेंस भी लिख दिया है, बुक में था तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। तो क्या सिग्निफिकेंस बुक में लिखा है कि मेजर चंक ऑफ पॉपुलेशन इंडल्ज की हुई है इसी में, इन्फॉर्मल सेक्टर में। इन्फॉर्मल सेक्टर जो है ना कंट्रीब्यूट करा है जीडीपी को ओवर 50%, ठीक है। और इनफॉर्मल सेक्टर ना इन्वॉल्व करता है कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इनफॉर्मल सेक्टर हाईली लेबर इंटेंसिव है, तो एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है ना। ऐसे बाकी देखो तो बड़ी बड़ी कंपनी है तो वो क्या है, कैपिटल इंटेंसिव है, यानी कि वो लोग क्या है, मशीन्स वगैरह को ज़्यादा रखती है। तो उससे क्या हो रहा है कि लेबर को नहीं रखेगी तो हम लोग कहाँ जाएंगे, ह्यूमन लेबर कहाँ जाएगा, ह्यूमन्स कहाँ जाएगा, वो लोग नहीं वहाँ पे एम्प्लॉयड हो पा रहा है। तो वो लोग कहाँ जा रहा है, इनफॉर्मल सेक्टर में जा रहा है, ठीक है, जहाँ पे वो लोग एम्प्लॉयड हो सके। क्यों? क्योंकि वो जो इनफॉर्मल सेक्टर है वो लेबर इंटेंसिव है, उनके पास इतना पैसा नहीं है कि बड़ी बड़ी मशीन्स खरीद लें, है ना। वो लोग बस ह्यूमन को ही एज अ लेबर रखती हैं। तो ये हो गया सिग्निफिकेंस जो है हमारा इनफॉर्मल सेक्टर का। अब क्या है भाई, तो गवर्नमेंट जो है ना उनको प्ले करना पड़ेगा फैसिलिटेटर एंड प्रमोटर की तरह, ताकि लेबर का सिक्योरिटी हो इनफॉर्मल सेक्टर में, ठीक है। इम्प्लीकेशन ऑफ वर्कर इन इनफॉर्मल सेक्टर क्या है, मतलब वर्कर जो इनफॉर्मल सेक्टर में लगे हुए हैं उनका इम्प्लीकेशन क्या हो रहा है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, वेल डिफाइंड रूल स्ट्रक्चर, मोर ट्रांसपेरेंट है, लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर में ये नहीं है, ठीक है। फॉर्मल स्ट्रक्चर क्या है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में रूल्स है, रेगुलेशंस है, वो ट्रांसपेरेंट है, वहाँ पे कुछ गलत नहीं हो रहा है। इनफॉर्मल सेक्टर में ये देखने को मिल ही नहीं रहा, है ना। वेरी फ्यू इंडियन हैव सिक्योर जॉब विथ बेनिफिट है, ठीक है। और इसके वजह से क्या हो रहा है कि ओल्ड एज में वो लोग ना चिल्ड्रन पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, ठीक। उसके बाद वेरी फ्यू आर मेंबर ऑफ ट्रेड यूनियन है, ठीक है। तो इस वजह से क्या हो रहा है, मतलब बहुत कम ही इनफॉर्मल सेक्टर जो है ना, इनफॉर्मल सेक्टर के लोग जो है ट्रेड यूनियन से कनेक्टेड हैं, ठीक है। इस वजह से क्या हो रहा है कि उन लोगों को बेनिफिट नहीं मिल रहा है प्रॉपर वेज का, सेफ वर्किंग कंडीशन का, है ना, ये सब का। एक्सेट्रा को यहाँ पे एटीसी लिख दिया है, ईटीसी का, ठीक है। उसके बाद क्या है, नन रजिस्टर्ड एज वर्कर अंडर एनी लॉ, वो लोग किसी भी लॉ के अंदर एज अ वर्कर रजिस्टर्ड नहीं है जो भी इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं, ठीक है। इस वजह से उनको मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट का बेनिफिट नहीं मिल पाता है, वर्कर्स कंपनसेशन एक्ट का बेनिफिट नहीं मिल पाता है, ठीक है। और वो लोग लेफ्ट टू दी वेव्स एंड फेंसेस ऑफ एम्प्लॉयर और कॉन्ट्रैक्टर रह जाते हैं, ठीक है। तो ये है प्रॉब्लम किनका, जो लोग इनफॉर्मल सेक्टर में इन्वॉल्व हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव क्या क्या लाया गया है, तो अनऑर्गेनाइज वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट पास हुआ 2008 में, ठीक है। नेशनल पेंशन स्कीम, गरीब बीमा योजना, इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड पेंशन स्कीम, तो इतना दिया हुआ है, आप देख लो, ठीक है। उसके बाद देखा जाए तो वर्ल्ड बैंक 2016 में क्या गया है, तो 69% ऑफ जॉब इन इंडिया जो है वो अंडर थ्रेट है ड्यू टू इनफॉर्मल सेक्टर। ऐसा किसने कहा, वर्ल्ड बैंक ने। ये आप डेटा की तरह डाल सकते हो, इंट्रो में भी डाल सकते हो, ठीक है। प्रेजेंट इनफॉर्मल सेक्टर देखने को मिले तो क्या भाई, तो बारबरा हारिस वाइट का क्या कहना है कि सब सेक्टर ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर एज सिलेक्टिवली इनफॉर्मल डील करता है विद डिफरेंट रेगुलेशंस एंड लॉज। तो ना इनका जो बारबरा हारिस वाइट का ये कहना है कि सब सेक्टर ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर भी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि सिलेक्टिवली इनफॉर्मल सेक्टर जो डील करता है विद डिफरेंट रेगुलेशंस एंड लॉज, ठीक है। साथ ही साथ इनफॉर्मल सेक्टर नो लॉन्गर कंसिस्ट ऑफ स्मॉल अंडर रजिस्टर्ड फर्म्स हो गए यहाँ पे, ठीक है। तो अभी देखने को मिल रहा है, अभी के टाइम में देखने को मिल रहा है, तो स्मॉल सेक्टर इतना भी नहीं है कि अब बहुत ही छोटा छोटा ही फर्म्स रखा हुआ है, ठीक है। नो लॉन्गर कंसिस्ट ऑफ स्मॉल एंड कुछ ऐसा बड़ा फर्म भी हो गया है मीडियम साइज़ का, और कुछ रजिस्टर फर्म भी हो गया है, ठीक है। और जेंडर डायमेंशन देखा जाए तो
अभी भी जो है इनफॉर्मल सेक्टर में आप देखोगे ना कि वुमेन ज़्यादा इनफॉर्मल सेक्टर में जाती है, उनको फॉर्मल सेक्टर में जॉब नहीं मिलता है क्योंकि उतना ज़्यादा लिटरेट रहती नहीं है, जहाँ पे जॉब मिल रहा है ले लेती हैं। तो एक जेंडर डायमेंशन भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, प्रेजेंट इनफॉर्मल सेक्टर में, कि वुमेन जो है ना अभी के टाइम में ज़्यादा एम्प्लॉयड है किसमें, इनफॉर्मल सेक्टर में, ठीक है, इनफॉर्मल सेक्टर में वुमेन ज़्यादा एम्प्लॉयड है। तो जेंडर डायमेंशन देखने को मिला। तो यहाँ पे आपका होता है कंप्लीट प्रेजेंट डायमेंशन भी हो गया कि आखिर प्रेजेंट इनफॉर्मल सेक्टर का क्या हाल है। तो ये हाल है, सबसे पहले बारबरा हैरिस वाइट ने कहा कि सब सेक्टर भी बहुत सारा निकल गया है इनफॉर्मल सेक्टर का। फिर कहा कि बहुत अब सारे के सारे इनफॉर्मल सेक्टर बस स्मॉल अनरजिस्टर्ड फर्म नहीं है, कुछ बड़े भी हो गए हैं। और जेंडर डायमेंशन तो देखने को मिला कि वुमेन भी जो एम्प्लॉयड है, और हालांकि इनफॉर्मल सेक्टर में वुमेन ज़्यादा एम्प्लॉयड है, ठीक है। तो इनफॉर्मल सेक्टर हुआ कंप्लीट। अब आते हैं हम लोग चाइल्ड लेबर पे। चाइल्ड लेबर तो सबको पता होगा, किसको नहीं पता होगा। तो आप आईएलओ का डेफिनेशन डाल दो। चाइल्ड लेबर जो है क्या इंक्लूड करता है, चिल्ड्रन परमानेंटली लीडिंग एडल्ट जो है, जो लीव कर रहे हैं वर्किंग लॉन्ग आवर, जिनका वेजेस लो है, ठीक है, और डिटरमेंटल टू फिजिकल एंड मेंटल है, मतलब कि उनका बहुत ख़राब हालत है। तो ये आप एज अ इंट्रो लिख सकते हो यहाँ पे। और उनको समटाइम्स सेपरेट कर दिया जाता है फैमिली से, तो वो लोग होते हैं चाइल्ड लेबर, ठीक है। अब क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है, किस वजह से चाइल्ड लेबर इंडिया में एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसका वजह है कि बॉन्डेड लेबर जो है, पुराने टाइम से जो बंधुआ मजदूरी चले आ रहा है कि पहले उसके पापा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, ठीक है, तुम नहीं किया तो तुम्हारा बेटा करेगा, है ना। तो बंधुआ मजदूरी चला रहा है, उस वजह से जेंडर डायमेंशन देखा जाए तो जो है लोग यूजुअली लड़की लोग को हमेशा के लिए रख लेते हैं कि घर में ही काम करेगी, ठीक है। लार्ज फैमिली साइज़ है तो रख लेते हैं, मतलब कि रख नहीं लेते हैं। लार्ज फैमिली साइज़, मान लो जैसे कोई गरीब है, उसका फैमिली कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया, ठीक है, तो लोग खाएगा कहाँ से, तो कुछ बच्चे को दे देता है बॉन्डेड लेबर की तरह, ठीक है। वन रिलायबिलिटी ऑफ चिल्ड्रन दे डू नॉट प्रोटेस्ट, मतलब कि बच्चा आवाज़ उठा नहीं सकता है तो चुपचाप बस बॉन्डेड लेबर की तरह काम कर रहा है वो लोग, चाइल्ड लेबर की तरह, ठीक है। पुअर वेलफेयर एंड सिक्योरिटी मेजर्स अभी देखने को मिल रहा है, इस वजह से भी चाइल्ड लेबर हो रहा है। पुअर लीगल फ्रेमवर्क है, इस वजह से चाइल्ड लेबर हो रहा है, ठीक है, हो नहीं रहा है, पहले भी हुआ है, ठीक है। उस पहले के टाइम में इतना लीगल फ्रेमवर्क नहीं आया था ना चाइल्ड लेबर के लिए। फिर मोर इन दोज एरिया जहाँ पे SC ST के लोग जो है ना ज़्यादा रह रहे हैं, उस जगह पे ज़्यादा आपको चाइल्ड लेबर देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद जो है अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है यूनिवर्सल एजुकेशन एजेंडे का, इस वजह से चाइल्ड लेबर देखने को मिल रहा है। और विशियस साइकिल ऑफ इलिटरेसी एंड पॉवर्टी की वजह से भी हो रहा है कि अगर आप इलिटरेट हो तो आप क्या हो जाएगा, इन फ्यूचर आपका चांसेस हाई है कि आप पॉवर्टी में चल जाओगे। और अगर आप पॉवर्टी में चले गए तो आपका चांसेस हाई है कि आप फिर से इलिटरेट ही रहोगे, क्योंकि स्कूल का फीस कहाँ से दोगे। और फिर अगर आप इलिटरेट हो तो फिर से आप जो है क्या हो गया, फिर आप पॉवर्टी में चले गए, ठीक है। तो ये एक साइकिल चल रहा है, ठीक है। तो ये वजह है एग्जिस्टेंस ऑफ चाइल्ड लेबर इन इंडिया, हो गया। अब देखते हैं हम लोग 2011 सेंसस क्या बताता है, डेटा देखते हैं। तो इसमें बताता है कि टोटल नंबर ऑफ चाइल्ड लेबर इंडिया में कितना है, 4.35 मिलियन, ठीक है। नीरा बुरा का क्या कहना है, इन हर बॉर्न टू वर्क चाइल्ड लेबर इन इंडिया 1995, इसमें ये कहती हैं, आर्ग्यू करते हैं कि मिडिल क्लास एक्टिवली प्रमोट करता है चाइल्ड लेबर इन सर्च ऑफ चीप डोमेस्टिक हेल्प, ठीक है। तो मिडिल क्लास जो है ना, वो लोग ना चीप डोमेस्टिक हेल्प खोज रहे हैं, ठीक है, मिडिल क्लास के लोग। और जो वो लोग खोज रहे हैं चीप डोमेस्टिक हेल्प, तो इसी से ना भाई चाइल्ड लेबर इंक्रीज़ हो रहा है। चीप डोमेस्टिक हेल्प कौन करेगा, जो गरीब है, जिसके घर में ज़्यादा लोग आ गए हैं, तो वो लोग दे देते हैं अपने बच्चे को कि जाओ काम करो। अभी भी आप देखोगे बहुत जगह पैसा होता है। तो इनका डायरेक्ट निशाना था नीला बुरा का कि मिडिल क्लास लोग क्या बढ़ावा दे रहे हैं, चाइल्ड लेबर को, ठीक है। नीति मिश्रा का क्या कहना है कि गर्ल जो है उनको ज़्यादा प्रेफर किया जाता है एज अ चाइल्ड लेबर, क्यों, क्योंकि वो हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ कर लेती है ना, ठीक है, और इंडस्ट्री में भी कर लेती हैं। एग्जांपल बीड़ी इंडस्ट्री यहाँ पे लिखा है मैंने। बीड़ी इंडस्ट्री में जो है तमिलनाडु में देखा जाएगा तो ज़्यादातर कौन है, गर्ल लोग काम कर रही हैं, ठीक है, बच्चियाँ। फिर मैरोन विनर का क्या कहना है, लैक ऑफ एजुकेशन बिगेस्ट काउज है चाइल्ड लेबर का, लेबर होगा यहाँ पे, ठीक है, चाइल्ड लेबर का। उसके बाद उत्साह पटनायक का क्या कहना है, इकोनॉमिक्स ऑफ चाइल्ड लेबर बिगेस्ट काउज है इसका एग्जिस्टेंस का, चाइल्ड लेबर का, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव लाया ताकि चाइल्ड लेबर ये जो चला आ रहा है वो ख़त्म हो, ठीक है। तो सबसे पहले गुरु पद्म स्वामी कमेटी रेकमेंड किया था कि बैन किया जाए चाइल्ड लेबर को,
और इसी के बोलने के बाद जो है अभी चाइल्ड लेबर बैन हो गया है, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 24 आपको पता ही होगा, चाइल्ड लेबर से रिलेटेड है, ठीक है। फिर बचपन बचाओ आंदोलन जो है डॉक्टर सत्यार्थी का था, वो भी काफ़ी फेमस हुआ था, चाइल्ड लेबर को कर्ब करने में हेल्प किया है। इंडिया रेटिफाई किया है द यूएन कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ द चाइल्ड, जो इम्प्लाई करता है कि इंडिया जो इंश्योर करेगा वाइड अवेयरनेस ऑन इशू ऑफ चिल्ड्रेन इन गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज। तो इंडिया ने यूएन कन्वेंशन भी साइन कर रखा है, किस लिए, तो चाइल्ड लेबर को कर्ब करने के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, आईएलओ कन्वेंशन जो 182 है ना, आईएलओ का जो कन्वेंशन नंबर 182 है उसको इंडिया ने रेटिफाई कर चुका है, ठीक है, कि हाँ हम लोग ये पूरा करेंगे। आप 182 आईएलओ का कन्वेंशन जाके पढ़ना, आपको पता चलेगा क्या है उसमें। नेशनल कमीशन ऑन प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट जो है आपको देखने को मिलेगा, बनाया गया है, किस लिए, तो चाइल्ड लेबर से बचाने के लिए बच्चों को, और चाइल्ड के राइट को बचाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग चाइल्ड लेबर पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिए हैं, ठीक है। इसका फैक्टर्स क्या है, इसके एग्जिस्टेंस का डेटा हो गया है, गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव क्या लाया है इसके लिए, और इंट्रो तो हो ही गया है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं स्लम्स डेप्रिवेशन इन अर्बन एरियाज़, ठीक है। तो स्लम्स कौन होते हैं, जो अर्बन एरिया में जो है ना रहते हैं वो लोग। स्लम्स आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग ने वो वाली मूवी देखी होगी स्लम डॉग मिलियनर्स, तो उसमें पता ही होगा मुंबई में जो है वहाँ पे दिखाया जाता है, वो लोग रहते हैं जो मुंबई में, तो वो लोग क्या है, वो स्लम एरिया माना जाता है उसको, ठीक है, कि लोग वहाँ पे चले आए हैं और रह रहे हैं। इंट्रो में आप क्या लिखोगे, अगर आपको स्लम्स के ऊपर क्वेश्चन आएगा, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिफाइन करती है स्लम एरिया को, मेनी एरिया है जहाँ पे ड्वेलिंग प्रोमिनेंट है, ठीक है, बाय रीज़न ऑफ डायलापिडेशन, ओवर क्राउडिंग, क्वालिटी वहाँ पे सही नहीं है, अरेंजमेंट सही नहीं है, डिज़ाइन ऑफ बिल्डिंग वहाँ सही नहीं है, नैरो एंड फॉल्टी अरेंजमेंट है वहाँ पे रोड का, ठीक है, वहाँ पे वेंटिलेशन ढंग से नहीं है, सैनिटेशन फैसिलिटी नहीं है, बहुत ज़्यादा ओपन एडुकेसी ऑफ ओपन स्पेसेस है ही नहीं, ठीक है, कम्युनिटी फैसिलिटी और एनी कॉम्बिनेशन ऑफ दिस फैक्टर के जो ना हमारा सेफ्टी, हेल्थ और मोराल को ख़त्म कर रहा है, तो ये सब अगर अवेलेबल है तो उस एरिया को क्या कह देते हैं, स्लम एरिया। ये किसने बोला, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिफाइन किया है, हो गया। उसके बाद लेविस मम्फोर्ड एंड फेडरिच ईगल्स का क्या कहना है, बर्थ ऑफ स्लम्स जो है ड्यू टू राइज ऑफ इंडस्ट्रियल सिटीज़ एंड फैक्ट्री सिस्टम हो रहा है, ठीक है। तो स्लम कैसे आ रहा है, तो इंडस्ट्रियल सिटी बढ़ रहा है इस वजह से स्लम्स बढ़ रहे हैं, फैक्ट्री सिस्टम बढ़ रहा है इस वजह से स्लम्स बढ़ रहे हैं। ये किसका कहना है, लेविस मैमफोर्ड फेडरिच ईगल्स, ठीक है, इंगल्स का। द टास्क फोर्स ऑन हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट अपॉइंटेड बाय प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, ये क्या कहता है कि एस्टिमेट किया था नियरली 23% पीपल जो है ना अर्बन एरिया में रह रहे हैं, और 3.6 लाख पर्सन जो है ना अर्बन स्लम्स ड्वेलर्स हैं, ठीक है। ये किसका कहना है, प्लानिंग कमीशन जो है ना उसका, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि हाईएस्ट स्लम ड्वेलर्स जो है महाराष्ट्र में देखने को मिलता है, ठीक है, वही मुंबई, ठीक है। ऑस्कर लुईस का क्या कहना है, कल्चर ऑफ पॉवर्टी थेसिस, इसमें इन्होंने कहा है कि पुअर पीपल इन स्लम्स जो है नॉट ओनली फॉर द रीज़न दैट द रिसोर्स but also because the fact that they acquire a poverty perpetuating value system, ठीक है। तो ऑस्कर लुईस बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि पुअर पीपल जो है, पीपल स्लम्स में इसलिए रह रहे हैं क्योंकि ये नहीं कि बस उनके पास रिसोर्स कम है, क्योंकि वो लोग गरीब भी हैं, पॉवर्टी भी हैं, एक्वायर कर लिए हैं, ठीक है, इस वजह से। हार्डिंग एंड लेमंड का क्या कहना है, इन लोगों का आर्टिकल था रिकन्सिडरिंग कल्चर एंड पॉवर्टी 2010, इसमें इन्होंने कहा है कि कल्चरल वैल्यूज़ इंडीड प्ले करता है सिग्निफिकेंट रोल इन फाइटिंग एंड एस्केपिंग पॉवर्टी। इन लोगों का बेसिकली कहना है, इनका कहना है कि इन लोगों का कि बेसिकली उन लोगों को वैसा कल्चर ही वैसा बन गया है कि वो लोग स्लम्स में उस तरीके से रह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद डोमिनेशन थ्योरी क्या कहता है, डिसएडवांटेज कंडीशन ऑफ स्लम ड्वेलर फोर्स अपॉन डेम बाय डोमिनेंट सेक्शन, मतलब कि उन लोग ख़राब तरीके से क्यों रह रहे हैं, क्योंकि डोमिनेंट सेक्शन उनको फोर्स कर रहा है वैसे ही रहने के लिए, तो ये डोमिनेशन थ्योरी कहा गया है, ठीक है। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है स्लम्स का, पुअर हाउस होता है, लैंड उनका अनऑथराइज होता है, उनके नाम पे नहीं होता है, ओवर क्राउडिंग, कंजेशन होता है। अकॉर्डिंग टू विलियम वाइट, इनका क्या कहना है कि इन स्ट्रेट कॉर्नर सोसाइटी स्टडी ऑफ बोस्टन सिटी, इसमें कहा है कि ओवर क्राउड की कैरेक्टरिस्टिक होता है स्लम्स का, लैक ऑफ पब्लिक यूटिलिटीज़ एंड फैसिलिटीज़ होता है, ड्रेनेज, सैनिटेशन, वाटर टैप, इलेक्ट्रिसिटी, हेल्थ केयर कुछ नहीं होता है, ठीक है।
कल्चर ऑफ देयर ओन होता है। मार्शल क्लिनार्ड का कहना है कि इनका जो ये था इन सोशोलॉजी ऑफ डेविएंट बिहेवियर 1974, इन्होंने कहा है कि द टर्म अ वे ऑफ लाइफ, ठीक है, अ वे ऑफ लाइफ यूज़ किया है। लेविस जो है क्या कहें कि कल्चर ऑफ पॉवर्टी वहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, हाई इंसिडेंस ऑफ डेविएंट बिहेवियर, वहाँ पे क्राइम, प्रोस्टिट्यूशन, ड्रग यूज़, बेगारी, गैम्बलिंग, ये बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पे, ठीक है। वो लोग नेगलेक्टेड हैं, ठीक है, उनको नीचे नज़र से देखा जाता है, उनको जो है इन्फीरियर कंसिडर किया जाता है, ठीक है। विक्टर डिसूजा एंड घनश्याम सा का क्या कहना है कि शेड्यूल कास्ट जो है हायर प्रेजेंटेशन दिखा रहा है स्लम डवेलपर्स, मतलब स्लम ज़्यादातर कौन है, शेड्यूल कास्ट के हैं लोग, ठीक है। ये किसका कहना है, विक्टर डिसूजा, घनश्याम सा का कहना है, ठीक है। उसके बाद AR देसाई एंड देवदास पिल्लाई क्या कहते हैं कि इनका जो ये था कि स्लम्स एंड अर्बनाइजेशन 1990s में इन्होंने कहा है कि राइज ऑफ स्लम्स हो गया यहाँ पे, स्लम्स पॉपुलेशन जो है ड्यू टू फेलियर ऑफ वेलफेयर स्टेट, इस वजह से हुआ है, मतलब वेलफेयर हुआ ही नहीं गवर्नमेंट का, इस वजह से स्लम्स बढ़ गए हैं। गवर्नमेंट फेल कर गया है एडिक्वेट हाउसिंग सोर्स ऑफ लाइवलीहुड देने के लिए, ठीक है। ये और सजेस्ट किया है कि कुछ रेडिकल सोल्यूशन लाना बहुत जल्दी ज़रूरी है। AR देसाई को तो आप जानते ही हो, काफ़ी क्रिटिकल थिंकिंग इनका रहा है, हर टॉपिक में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद गीता दीवान वर्मा, इनका क्या कहना है कि स्लमिंग इन इंडिया 2000 में कहा है कि स्लम्स जो है नॉट ओनली अ मटेरियल इशू है बट आर ऑल्सो मोरल इशू भी है, ठीक है। अर्बन लैंड यूज़ किया जाता है फॉर नॉन एसेंशियल ग्लैमरस, एग्जांपल अर्बन लैंड को यूजुअली गोल्फ कोर्स के लिए यूज़ किया जा रहा है। तो सजेस्ट किया गया है कि जनरेशन करना चाहिए कम्युनिटी फीलिंग एंड सस्टेनेबल सॉल्यूशन थ्रू सेल्फ हेल्प, तभी जो है स्लम्स जो है ना थोड़ा कम होंगे, ठीक है। माइकल हैरिंगटन का क्या कहना है, इनका कहना है कि इन द फेज ऑफ रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, urban growth in the technological advance and capitalist country like USA, there are slums which are referred as अदर अमेरिका, ठीक है। तो इनका माइकल हैरिंगटन कहते हैं कि USA में भी जो है ना कुछ स्लम्स हैं, उनको क्या नाम से बोला जाता है, अदर अमेरिका नाम से जाना जाता है, ठीक। स्लम्स इन स्लम एरिया क्या है, तो ब्रीडिंग ग्राउंड है फॉर दादास, ठीक है। और वो दादा बन के क्या करते हैं आपको पता ही चलता है, पता ही होगा, दादा बन जाते हैं, ठीक है। और वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए भी जो है ये काफ़ी बेनिफिशियल होता है। गवर्नमेंट ने क्या क्या लाया है इसको, गवर्नमेंट का क्या क्या इनिशिएटिव है ये स्लम एरिया के वेलफेयर के लिए, तो रेंट कंट्रोल एक्ट हो गया 1948, अर्बन लैंड सीलिंग एंड रेगुलेशन एक्ट 1976, ठीक है। प्रधानमंत्री आवास योजना 2016 ये लेटेस्ट है, हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022, ठीक है। NGO बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, प्रॉपर्टी राइट एंड स्लम डवेलर्स एक्ट 2011, तो ये सब चीज़ किया गया स्लम्स के लिए। यहाँ पे हमारा जो है चैप्टर 21 इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन जो है कंप्लीट होता है इन इंडिया, ठीक है। चैप्टर 21 जो है नितिन सागवान सर का, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करो, अगर आपको और भी वीडियो चाहिए तो, ठीक है, थैंक। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिखो हाँ मुझे नोट्स चाहिए, ठीक है। मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी टेलीग्राम लिंक, वहाँ पे ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको इसका PDF फॉर्म मिल जाएगा, PDF फॉर्म मिल जाएगा इसका सेम नोट्स का, ठीक है। बाय, थैंक यू सो मच।